हेलो दोस्तों, आई एम बैक विथ कैलाश मानसरोवर यात्रा देवाइस डिटेल्स। आज आपके साथ मैं तीसरे दिन के डिटेल्स शेयर कर रहा हूं। तीसरा, चौथा और पांचवा, ऐसे 3 दिन के डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। हमारा थर्ड डे था 2 अगस्त और इस दिन हमने क्या किया, तो वी आर क्रॉसिंग द कोदारी बॉर्डर और बॉर्डर क्रॉस करने के बाद देयर इज अ बस जर्नी टू न्यालम। न्यालम यानी हम पहुंच जाएंगे तिबेट। तिबेट यानी चाइना में पहुंच जाएंगे। और मैं हूं आपका दोस्त सीए राकेश अग्रवाल, जो ये वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा है। तो आगे चलते हैं दोस्तों। थर्ड डे का डिस्क्रिप्शन। पहली बात तो हम तातो पानी में थे, यदि आपको याद हो तो हमने वो जो तातो पानी में जाकर वो हॉट वाटर स्प्रिंग, यदि आपको याद हो तो गर्म पानी का झरना था, उसकी इंफॉर्मेशन लेके आए थे। तो हम सबसे पहले सुबह उठकर उस हॉट वाटर स्प्रिंग में नहाने चले गए, क्योंकि वो 5:15 साढ़े 5 बजे ही वो खुल जाता है। ऐसा इसलिए भी करना जरूरी था क्योंकि होटल में गर्म पानी नहीं था। तातो पानी के जिस होटल में हम रुके थे वहां गर्म पानी की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए हम सुबह जल्दी उठकर वहां चले गए और हमने वहां गर्म पानी के झरने का आनंद लिया दोस्तों। सबसे पहले यह काम किया हमने जब हम नेपाल में थे तब। उसके बाद ब्रेकफास्ट के बाद हमने तातो पानी छोड़ दिया और हम बॉर्डर पर पहुंच गए, कोदारी बॉर्डर, जो कि बहुत ही पास में थी। और वहां पर हमने इमिग्रेशन की फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट किया। काफी फॉर्मेलिटीज होती है, लाइन में खड़े रहना पड़ता है और वो फॉर्मेलिटी के समय अपना अपना लगेज खुद ही को उस रूम में से, एक रूम या हॉल है समझो, जहां पर उनके लोग हैं, चाइनीज लोग खड़े हैं, वो आपका पासपोर्ट चेक करते हैं, मोबाइल में कुछ ऑब्जेक्शनेबल तो नहीं है वो भी चेक करते हैं, बैग खोल के चेक करते हैं। ये सब चीजें वहां चेक होती है और वो एक एक करके लाइन में आपको करानी पड़ती है। ध्यान रहे, एक बात फिर से रिपीट करूंगा मैं कि इस यात्रा का जो परमिट या वीजा होता है वो पूरे ग्रुप का एक साथ होता है। तो पूरे ग्रुप को एक साथ इमिग्रेशन की फॉर्मेलिटी कंप्लीट करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि आपकी मर्जी आए तब आप करेंगे। और हमारे टूर लीडर ने क्या किया कि उस ग्रुप वीजा में जिस सीक्वेंस में हमारे नाम थे उसी सीक्वेंस में हमको खड़ा कर दिया, ताकि वो जो चाइनीज ऑफिसर है उनको भी आसानी हो जाए। वो लाइन से एक एक हमारे पासपोर्ट चेक करते रहे और नाम को टिक लगाते चले गए। तो हमको उसी लाइन में एक कतार में खड़ा कर दिया गया। इस फॉर्मेलिटी को करीबन घंटा 1.5 घंटा लगा होगा और एक एक करके हमने वो फॉर्मेलिटी कंप्लीट की और हम ब्रिज के उस पार पहुंच गए। नाउ द मोमेंट वी क्रॉस द ब्रिज, वो जो भोटेकोशी रिवर पे जो ब्रिज बना था जिसको क्रॉस करते से हम कहां पहुंच गए, चाइना में। वहां पर कुछ चेंजेस हो गए क्योंकि अब हम नेपाल से चाइना में पहुंच चुके हैं। 3 मेजर चेंजेस थे। एक तो हमको घड़ी को आगे बढ़ाना पड़ा 2 hours 15 minutes से। तो चाइना का टाइम नेपाल के टाइम से और 2 घंटे 15 मिनट आगे है। और ध्यान रहे, नेपाल का टाइम ऑलरेडी 15 मिनट आगे है इंडिया से। यानी हम इंडिया से कितने आगे चले गए, 2.5 घंटा आगे चले गए, 2 hour 30 minutes आगे चले गए हम। तो सबने अपनी अपनी जो रिस्ट वॉच थी वो एडजस्ट की। नेपाल के टाइम से 2 घंटा 15 मिनट और आगे करना पड़ा हमको, वहां के लोकल टाइम से एडजस्ट करना पड़ा, क्योंकि अब आगे की इंस्ट्रक्शन वहां के लोकल टाइम के हिसाब से मिलेगी हमको, इसलिए। तो ये एक चेंज हुआ। दूसरा, करेंसी चेंज हो गई हमारी। अब चाइनीज युआन ही काम का है, जो हमने पहले से खरीद के रखे थे, पूना से जाने के पहले ही खरीद लिए थे। ध्यान रहे, बॉर्डर क्रॉस करने के बाद उधर ना तो अपना इंडियन रुपीस चलता है ना नेपाली करेंसी चलती है, वहां पर सिर्फ चाइनीज करेंसी चलती है। और मैंने पहले भी बताया, यूपीआई, क्रेडिट, डेबिट कार्ड नहीं चलते, हार्ड कैश लगती है। तो ये अपने आप नहीं चेंज हुई, मैं तो जस्ट आपको बता रहा हूं कि 3 चेंजेस हो गए। घड़ी आपको खुद को आगे करनी पड़ेगी। हाँ, ये बात जरूर है कि जिनके पास इंटरनेशनल रोमिंग है मोबाइल में, तो मोबाइल की क्लॉक अपने आप टाइम एडजस्ट कर लेती है बॉर्डर क्रॉस करने के बाद। ध्यान रहे, इंटरनेशनल रोमिंग यदि है तो मोबाइल की क्लॉक अपने आप टाइम एडजस्ट कर लेती है। अदरवाइज आपको आपकी जो हाथ की घड़ी है, रिस्ट वॉच, वो आपको खुद को एडजस्ट करनी है, 2 घंटा आगे करनी है। करेंसी अब इसके आगे चाइनीज युआन यूज होना है। और एक बात, हमारे इंडिया में और नेपाल में हम लेफ्ट साइड से चलते हैं, रोड के लेफ्ट हैंड साइड से, जिसको हम लेफ्ट हैंड ड्राइव बोलते हैं। लेकिन जैसे ही हम तिबेट या चाइना में पहुंचे, वहां राइट हैंड ड्राइव है, यानी आपको रास्ते के राइट साइड से गाड़ी चलाना है। तो ड्राइवर की सीट लेफ्ट साइड चली जाती है और गाड़ी रास्ते के राइट साइड से चलती है और ड्राइवर लेफ्ट साइड में बैठता है। ये 3 मेजर चेंजेस
हो गए बॉर्डर क्रॉस करते से या ब्रिज क्रॉस करते से। वी बोर्डेड अनदर बसेस, वहां पर हमारा दूसरी बसेस हमारा इंतजार कर रही थी तिबेट तरफ। तो वहां पर भी 2 मिनी बसेस थी, हम उसमें सवार हुए आगे की जर्नी कवर करने के लिए अप टू न्यालम। अब ये जो बस जर्नी है ये जाती है हिली एरिया से, एकदम ग्रीन फॉरेस्ट है वहां पर दोनों तरफ, बढ़िया बढ़िया झाड़ और झरने हैं, काउंटलेस वाटरफॉल्स हैं। और हम जब गए उस पीरियड में वहां पर डेंस फॉग और क्लाउड्स थे, जैसे हम आसमान में से या बादलों में से चल रहे हैं ऐसा हमको फील हो रहा था। हमारी बसेस बादलों में से चल रही थी। आपको कुछ फोटोज दिखाऊंगा मैं बाद में। और एक बात, उस एरिया में रोड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था इन फुल स्विंग विथ ह्यूज मशीनरीज एंड अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स डिप्लॉयड बाय चाइना। तो एक थोड़ा सा पैच, हिली एरिया का जो पैच था रोड कंस्ट्रक्शन का, उसका काम बच गया था। तो चाइना की तरफ से वो काम चल रहा था और वो बड़ी बड़ी मशीनरी वहां लगी थी, तो थोड़ी सी वहां से दिक्कत भी हुई उनके काम के बीच में से जाने में, लेकिन वो कुछ दूरी तक ही था और उसके बाद तो बढ़िया रास्ता आगे बना हुआ है। उसके आगे वो एक बार का ये पैच क्रॉस होने के बाद देयर आर गुड रोड्स एंड गुड मोबाइल कनेक्टिविटी। दोस्तों चाइना की तरफ मानना पड़ेगा चाइना को, हमारे से काफी आगे है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में और मोबाइल कनेक्टिविटी में। मोबाइल कनेक्टिविटी भी इंटरनेशनल रोमिंग कार्ड जिनके पास था या जिन्होंने चार्ज करा लिया था उनको बहुत अच्छी मिल रही थी। रोड भी बहुत बढ़िया थे एक पैच कवर होने के बाद। और जगह जगह पर उन्होंने चेक पोस्ट बना के रखे हैं। वहां चाइना की पुलिस रहती है जो आपके पासपोर्ट चेक करती है और आपको भी फिजिकली काउंट करती है। जगह जगह पर मिलते हैं ये। तो वो हमारा जो नामचे करके जो कोऑर्डिनेटर था वो ये सब काम करता था, पासपोर्ट लेके उतर जाता था और वो ग्रुप वीजा परमिट लेके उतर जाता था और वो जाने क्या बात करता था वो उसी को पता है। हम तो बस में बैठे रहते थे। हम न्यालम पहुंच गए दोस्तों 2 बजे और पहुंचने के बाद वहां पर हमारा लंच हुआ न्यालम में। ध्यान रहे दोस्तों ये लंच वो जो हमारी शेरपा टीम है वही बनाती है जाकर। तो पूरे तिबेट वाले इलाके में चाइना के या तिबेट के होटल में जो खाना हम खाते हैं वो हमारी ही नेपाली शेरपा टीम वहां जाती है और उनका सामान उनके पास रहता है, खाने पीने का बर्तन रहते हैं और वो सब खाना खुद बना के हमको खिलाते हैं। क्योंकि चाइनीज खाना इंडियन लोग तो नहीं खा सकते, उनका खाना काफी अलग होता है। तो हमारी शेरपा टीम ये खाना बनाती है, इसलिए कभी भी जाने के बाद थोड़ी देर रुकना पड़ता है जब तक हमको रूम अलॉटमेंट होती है। किसी भी होटल में जाते हैं तो पहले रूम अलॉटमेंट होती है, हम अपना सामान वहां रखते हैं, थोड़ा फ्रेश होते हैं, तब तक खाने का टाइम हो जाता है। हमारे ग्रुप लीडर का मैसेज आ जाता था हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे कि इतने बजे लंच टाइम या डिनर टाइम में आप आ जाइए। ये तो हुआ लंच। उसके बाद शाम को डिनर और रेस्ट इन न्यालम्स गवर्नमेंट होटल। दोस्तों ये न्यालम में जो होटल है बहुत बड़ी है, दिखने में बहुत बड़ी होटल है, लेकिन एक ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ चाइना है। ये मैं इसलिए भी खास करके बोल रहा हूं कि होटल देख के तो ऐसा लगा आहा बहुत ही खूबसूरत और पॉश होटल है, लेकिन अंदर उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं थी। यानी साफ सफाई नहीं थी, टॉयलेट्स की कंडीशन तो बहुत ही बेकार थी, गर्म पानी की सुविधा नहीं थी, भले गीजर लगा हुआ था वहां। और कुछ कहो भी उनसे रिसेप्शन काउंटर पे, एक तो उनको अपनी भाषा समझती नहीं और कहने के बाद वो कुछ करते नहीं थे। टॉवेल्स वगैरह उन्होंने प्रोवाइड नहीं किए। तो इस तरह का काम है जैसे अपने इंडिया में भी कुछ जगह गवर्नमेंट की स्कूल्स या गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशन में जिस तरह की व्यवस्था रहती है या गवर्नमेंट टॉयलेट की जो व्यवस्था रहती है, इस मामले में चाइना और इंडिया एक जैसे हैं। गवर्नमेंट का काम ऐसे ही है, यानी ठीक ठीक ही है समझो। हमको तो क्या एक रात निकालनी थी। ये दोस्तों न्यालम का फोटो है होटल से लिया हुआ। ये देखिए आप यहां पर ये माउंटेन्स आपको दिख रहे हैं, पर्वत। ये मैं हूं राकेश अग्रवाल, बहुत बार बता चुका आपको, माय वाइफ नेहा अग्रवाल और हमारी मामी जी उपासना अग्रवाल। तो एक फोटो हमने खींचा ये हमारे केसरी टूर के बोर्ड के साथ, जस्ट आपको दिखाने के लिए कि हम न्यालम पहुंच गए। ये तीसरा दिन खत्म होता है दोस्तों। अब हम चौथे दिन पे चलते हैं। हमारे पूरे जर्नी का, हमारी टोटल 14 दिन की जर्नी है दोस्तों। बॉम्बे टू बॉम्बे 14 दिन की जर्नी है। वो 14वें दिन में से मैं चौथे दिन पे हूं अभी, और वो डेट है 3 अगस्त। इस दिन हमने क्या किया तो ब्रीफ में न्यालम से सागा बस जर्नी। वहां पर रोड बड़े अच्छे हैं दोस्तों, तो बस जर्नी ज्यादा करनी पड़ती है।
तो हम न्यालम से गए अगली मुकाम पर जिसका नाम है सागा। हमने न्यालम छोड़ा करीबन सुबह 9:30 बजे लोकल टाइम के हिसाब से टुवर्ड्स सागा। ये मैं थोड़ा सा आपको रोड जर्नी का एक सीन जो मैंने बस में से बैठे हुए लिया था फोटो वो बता रहा हूं। देखिए काफी वाइड रोड्स है दोस्तों, और ट्रैफिक नहीं दिखेगी आपको इस रोड पे। इस हिली एरिया में उतने लोग नहीं आते, हमारे जैसे टूरिस्ट लोग ही ज्यादा थे। और ये दोनों तरफ ये माउंटेन्स है, इस तरफ भी और इस तरफ भी माउंटेन्स है, और बड़े चौड़े और विस्तृत रोड है, सीधे सीधे। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया बना हुआ है। ये भी ऐसे ही फोटो लिया हुआ है। आप देखेंगे कि देखो हाई टेंशन लाइंस लगी हुई है यहां पर। तो चाइना ने पूरे इलाके में, वो पर्वतीय इलाके में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन बिछा दिए और इलेक्ट्रिसिटी की लाइंस बिछा दिए, और थोड़ी ग्रीनरी भी आपको दिखेगी। और यहां पर आपको ये हिल्स दिखेंगी आपको दूर पर नीले कलर की। तो ऐसी बड़ी सुंदर जर्नी है। इधर उधर देखते हुए बस में से हम निकल पड़े अप टू सागा। अब हम सागा पहुंचे करीबन दोपहर को 3 बजे, और यहां पर प्राइवेट होटल था जो काफी अच्छा था। वो पिछले वाले गवर्नमेंट होटल के कंपैरिजन में काफी अच्छा था। वॉशरूम वगैरह की भी काफी अच्छी व्यवस्था थी, यहां पर अटैच्ड वॉशरूम थे। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए कि हम अब कितनी हाइट पे पहुंच चुके हैं। हम पहुंच चुके 15,223 फीट की हाइट पर। और दोस्तों एक ध्यान रखना कि 10,000 फीट के ऊपर का अल्टीट्यूड हाई अल्टीट्यूड कहा जाता है। 10,000 फीट के ऊपर जब आप जाते हैं तो उसको हाई अल्टीट्यूड ट्रेक कहा जाता है, ट्रेकिंग कम्युनिटी के लैंग्वेज में। और धीरे धीरे ऑक्सीजन लेवल वहां कम होने लगता है, और ऑक्सीजन लेवल कम होने से ब्रेन को ऑक्सीजन का सप्लाई कम होता है, इसलिए थोड़ी सी कुछ इश्यूज या प्रॉब्लम्स आते हैं रिलेटेड टू हाई अल्टीट्यूड सिकनेस। उसको हाई अल्टीट्यूड सिकनेस कहा जाता है। तो अब हम काफी हाइट पर पहुंच चुके हैं सागा में। ये एक जस्ट फोटो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। हमारे होटल के जस्ट बाजू में एक पब्लिक गार्डन है, यानी पब्लिक गार्डन था हमारे होटल के जस्ट बाजू में। तो वहां पर ये एक शिल्प लगा हुआ था, तो उसका फोटो मैंने निकाल लिया वो आपको बताने के लिए। और ये हमारे होटल का फोटो है, सागा के होटल का। अब आप देखेंगे कि यहां पर इंग्लिश में कुछ नहीं लिखा रहता है। ये वाली जो लैंग्वेज है, ये वाली लैंग्वेज, ये चाइनीज है। और ये वाली जो लैंग्वेज है, ये वाली, ये तिबेटन लैंग्वेज है। तो ये तिबेटन लैंग्वेज है, और ये वाली ऊपर वाली जो है वो चाइनीज लैंग्वेज है। तो ना तो होटल का नाम समझ में आता है ना कुछ। और ये जो रिसेप्शनिस्ट है बैठी हुई है, मैं भी रिसेप्शन काउंटर पे हूं जब तक रूम अलॉटमेंट हो रही थी तब तक के लिए, ये रिसेप्शनिस्ट को भी इंग्लिश नहीं आती है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है कि इंग्लिश वहां के लोगों को समझ में नहीं आती है, हिंदी तो दूर की बात है। इवन रिसेप्शनिस्ट को भी इंग्लिश समझ में नहीं आती है। तो वहां पर इंग्लिश सिखाने का एक बहुत अच्छा कार्य हो सकता है। जो इंग्लिश टीचर है उनको काफी अच्छा काम वहां मिल सकता है यदि चाइनीज लोग इंग्लिश सीखना चाहे तो। यानी मैं सरप्राइज हुआ, प्राइवेट होटल के रिसेप्शनिस्ट को तब भी इंग्लिश आनी चाहिए थी, लेकिन वैसा नहीं हुआ। दोस्तों मैं इस मैटर पे हूं अभी। हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स को एक हाई एल्टीट्यूड सिकनेस का प्रॉब्लम आना चालू हुआ। यानी क्या क्या आता है, किसी को हेडेक हो रहा था। वैसे किसी को क्या, मेजॉरिटी लोगों को हेडेक हो रहा था। बहुत सारे लोग वॉमिटिंग कर रहे थे, यानी उल्टियां कर रहे थे। ये सब क्यों? ये हाई एल्टीट्यूड पे पहुंचने की वजह से। कुछ लोगों को नींद नहीं आ रही थी, लॉस ऑफ स्लीप। कुछ को लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी भूख मर गई उनकी। नौशिया यानी जी घबराना जिसको कहते हैं। इस टाइप के सिम्टम्स कम ज्यादा प्रमाण में सभी को हो रहे थे दोस्तों। तो उस हाइट पर पहुंचते से सभी को कुछ ना कुछ तकलीफ होनी चालू हो गई थी, और टूर लीडर पर बड़ा प्रेशर आ गया था। वैसे टूर लीडर की भी हालत थोड़ी बहुत खराब ही थी, वो भी कोई 100% ओके नहीं था। मुझे भी थोड़ा सा हेडेक था, मामूली सा, लेकिन मैं काफी कंफर्टेबल था एज कंपेयर टू अदर पार्टिसिपेंट्स। मैं काफी अच्छी कंडीशन में था, फिर भी माइनर एक हेडेक मुझे भी हो रहा था। ये हाई एल्टीट्यूड का कमाल है दोस्तों। अब ये सब की वजह से क्या हुआ, देयर वाज अ डिप्रेस्ड एनवायरनमेंट इन द ग्रुप। पूरे ग्रुप का एक जो माहौल था वो एकदम से डिप्रेशन मोड में चला गया, क्योंकि सभी की तबीयत अचानक खराब हो गई। रात को डिनर लेके हमने नाइट स्टे वहीं पर किया, हम सागा में ही सो गए, राइट। तो डे 4 को हमारा नाइट स्टे सागा में था। अब हम चलते हैं डे 5। डे 5 यानी 4 अगस्त,
उस दिन हम सागा में ही रुके रहे। इस चीज को कहते हैं अक्लेमेटाइजेशन। आपकी बॉडी को उस क्लाइमेट से एडजस्ट करना, इसको कहते हैं एक्लेमेटाइजेशन ट्रेकिंग कम्युनिटी की लैंग्वेज में। तो ये हमारा रेस्ट डे था सागा में ही, उसी होटल में हम उस 5वें दिन भी रुके हमारी बॉडी को एडजस्ट करने के लिए। वैसे टूर लीडर ने कहा था कि आपकी बॉडी को एडजस्ट करने के लिए आप रूम में मत रुकिए, रूम के बाहर जाइए, राइट, बाहर की हवा में जाइए, बाहर रस्तों पर घूमिए, पहाड़ियों पर घूमिए बाहर, तो आपकी बॉडी जल्दी एडजस्ट होगी। लेकिन क्या करें, जिनकी तबीयत ज्यादा खराब थी वो तो रूम में ही पड़े रहे। मैं जरूर एक्लेमेटाइजेशन वॉक के लिए बाहर निकला था, जो आपके साथ शेयर करूंगा। सो इट वॉज अ रेस्ट डे, आराम का दिन था ये, और ये सभी लोग देते हैं, ध्यान रहे। हाई एल्टीट्यूड पे जब जाते हो तो आपको एक दिन रेस्ट के लिए दिया जाता है। वैसे हम सोच रहे थे कि एक दिन बच सकता था हमारी जर्नी का, क्यों दिया, लेकिन वहां जाने के बाद पता चला कि वो जरूरी था। एक दिन का स्टे बढ़ता है तो ड्यूरेशन भी बढ़ता है, कॉस्ट भी बढ़ती है, लेकिन वो आपके लिए बहुत जरूरी है बॉडी को एडजस्ट करने के लिए। एंड पीपल वेर ट्राइंग टू रिकवर फ्रॉम हाई एल्टीट्यूड सिकनेस। सभी लोग उस दिन आराम करके खुद को रिकवर करने की कोशिश कर रहे थे। एक खास बात ऐसी है दोस्तों इसकी, ये हाई एल्टीट्यूड की कोई दवाई काम नहीं करती है यहां। यानी ऐसा नहीं होता है कि एक कोई गोली ले लो और आप ठीक हो जाओ। ये हाई एल्टीट्यूड सिकनेस को ठीक करने के लिए आपको समय ही दवा है, समय ही देना पड़ता है, और उस एनवायरमेंट से और उस क्लाइमेट से आपकी बॉडी को एडजस्ट होने के लिए कुछ टाइम देना है। तो दवाई से काम नहीं होता है। लोगों ने ली जरूर दवाइयां, राइट, वॉमिटिंग के और इसके उसके लिए, लेकिन वो समय के साथ ही ठीक होता है। ब्रेकफास्ट के बाद माई सेल्फ और नेहा की भी तबीयत खराब हो गई थी, लेकिन मैं उसको एक्लेमेटाइजेशन वॉक पर ले गया, राइट। वो जो पास में जो पब्लिक गार्डन का आपको एक फोटो नहीं क्या दिखाया था मैंने, एक 2 लेडीज जेंट्स की मूर्तियां, वहां एक बड़ा अंदर बहुत वॉकिंग ट्रैक और गार्डन बना हुआ है, तो वहां पर ले गया मैं वॉकिंग ट्रैक पे। मैं वो देख के आ गया था पहले, तो मैंने इसको कहा कि तेरी तबीयत भी ठीक हो जाएगी, चल वॉकिंग पे चलते हैं, टूर लीडर ने बोला भी है। तो ये दोस्तों पब्लिक गार्डन है, इधर गेट है, ये देखो, ये तो नेहा रेड में, रेड जल्दी समझ में नहीं आ रहा होगा, पीछे बैकग्राउंड है, सब चाइनीज लैंग्वेज में लिखा है। ये मेरी वाइफ यहां खड़ी है, और दोस्तों यहां से गेट है, ये गेट से आगे इधर पूरा का पूरा अंदर वॉकिंग ट्रैक है, पूरा बहुत लंबा, करीबन 1 किलोमीटर के आसपास का वॉकिंग ट्रैक है, जहां पर हम वॉकिंग करते हुए गए, सो दैट आवर बॉडी गेट्स एक्लेमेटाइज्ड। उसके बाद हम वापस आए, लंच हुआ, लंच के बाद थोड़ा सा आराम किया रूम में। फिर इवनिंग में वी अगेन वेंट फॉर एक्लेमेटाइजेशन वॉक। शाम को फिर क्या करें, रूम में पड़े पड़े, वो माहौल अच्छा नहीं था, तो फिर से हम एक्लेमेटाइजेशन वॉक के लिए गए। इस बार मैंने दूसरी जगह देख के रखी थी, वहां ले गया मैं नेहा को, तो और मामी जी को भी ले गया था। एक हिल है वहां पर, स्मॉल हिल थोड़ी सी, और उसका रास्ता मैंने देख लिया था कहां से है, तो हम एक हिल क्लाइंब करके गए, जो कि अच्छा माना जाता है एक्लेमेटाइजेशन के लिए। पहाड़ी पर चढ़ना अच्छा माना जाता है। तो हम एक्लेमेटाइजेशन वॉक के लिए शाम को फिर निकले। ये वहां से खींचा हुआ फोटो है, मेरी वाइफ ने मेरा फोटो खींचा वहां से। ये ऊपर से लिया हुआ, वो पहाड़ी पर से लिया हुआ फोटो है, तो आपको नीचे ये बहुत सारा कंस्ट्रक्शन यहां दिखेगा किया हुआ, यहां पहाड़ दिख रहे हैं, एक यहां टावर दिख रहा है, और ये मैं हूं, राइट। तो ये ऊपर से लिया गया फोटो है, और बाद में आगे ये यहीं पर कहीं तो भी रास्ता आगे जाता है, जिस पर हमको नेक्स्ट डे जाना है जर्नी करने के लिए। तो ये एक पहाड़ी पर से लिया गया फोटो है। वापस आए वहां से एक्लेमेटाइजेशन वॉक से, रात को 9 बजे डिनर हुआ, और हमको उसके आगे की इंस्ट्रक्शंस दी गई, नेक्स्ट जर्नी की इंस्ट्रक्शंस। एक दिन पहले हमको डिनर टाइम पे रोज ही मिलती थी, तो ये एक रूटीन था कि जब हम डिनर के लिए जमा होते हैं तो अगले दिन का प्लान जो है वो हमसे डिस्कस किया जाता है, टूर लीडर हमको बताता है क्या करना है। तो ये हुआ 5वां दिन दोस्तों। इस दिन हमसे पैसे भी लिए गए, जिनको हॉर्स या पोर्टर्स बुक करने हैं आगे यात्रा के लिए। जो मानसरोवर की यात्रा या तो पैदल होती है या घोड़े पर होती है, तो यदि आपको सामान सिर्फ किसी को देना है पोर्टर को, तो उसके लिए पोर्टर के पैसे जमा किए गए, और जिनको घोड़े से जाना उनसे घोड़े के पैसे जमा किए गए। अच्छा, आपको यह भी बता दूं, घोड़े का चार्ज था 4500 चाइनीज युआन, और घोड़े में पोर्टर इंक्लूडेड है, क्योंकि घोड़े वाला जो रहता है वो काम करता है, और सिर्फ पोर्टर चाहिए आपको आपका सामान उठाने के लिए, तो 1500 चाइनीज युआन। दोस्तों ये रेट 3 दिन का है, क्योंकि परिक्रमा 3 दिन की होती है।
तो आपको ये जो पैसा आप दे रहे हो ये 3 दिन का है, चाहे आप 1 दिन बाद ही परिक्रमा से लौट आओ या 2 दिन बाद लौट आओ बीच रास्ते से, आपको पैसे पूरे 3 दिन के देने हैं। और ये पहले से बुक करना पड़ता है। तो ये पैसे हमारे टूर लीडर ने जमा किए, जिनको घोड़ा चाहिए था उनसे 4,500 चाइनीज युआन लिए, जिनको सिर्फ पोर्टर चाहिए था उन्होंने 1,500 युआन दिए। और उन्होंने एक लिस्ट बना ली जो फिर वो नामचे जो हमारा कोऑर्डिनेटर था उसके साथ कोऑर्डिनेट करके वो मैसेज आगे गया। नाइट स्टे सागा जो मैंने बताया, अक्लेमेटाइजेशन डे था, तो रात को हम वहीं पर उसी होटल में रुके। अब दोस्तों ये तो मैंने आज कवर किया तीसरा, चौथा और 5वां दिन। अब इसके आगे की जो जर्नी है 6वां, 7वां, 8वां दिन और कुछ, ये हम नेक्स्ट कंटिन्यूइंग वीडियो में कवर करेंगे। मैं एक साथ बहुत सारा बर्डन आपको नहीं देना चाहता, नहीं तो वीडियो की साइज बहुत बड़ी हो जाएगी, ड्यूरेशन ज्यादा हो जाएगा। इसलिए आज यहां पर रुकता हूं, आगे की जर्नी अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको पसंद आए तो ये आप दूसरों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। Okay friends, see you in the next video now.